आप सभी को अनुरोध किया जाता है कि ये वीडियोस 24 घंटे के लिए ही आपके यूट्यूब पर अपलोड होगा। 24 घंटे बाद ये वीडियो यहाँ से हटा दिया जाएगा। यदि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अन्यथा यहाँ से हटा कर के वीडियोस को हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा, जहाँ पर आपको नियमित क्लास के रूप में ये वीडियो क्रमवाइज मिलते हैं। वहाँ आपको ये वीडियो देखने के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। मिनिमम राशि होती है, इसमें कोई बड़ी राशि नहीं रखी गई है, ताकि आप लोग क्रम से इसका अध्ययन कर सकें और नियमित रूप से वहाँ आप इसका अध्ययन कर सकें। इसका फ़ायदा एक और होता है कि वहाँ आपको सिस्टमैटिकली मिल जाते हैं वीडियोस। हर टॉपिक की पीडीएफ उस वीडियोस के साथ होती है, जो वीडियोस में आपको दिखाई जाती है, ताकि आप आराम से उस वीडियोस की फाइल को सुन सके और उस वीडियो फाइल को भी रीड कर सके। आपसे फिर अनुरोध किया जाता है, ये 24 घंटे के लिए ही उपलब्ध रहेगी। 24 घंटे के बाद इस वीडियो को यहाँ से हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रुद्रा ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रवीण कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन एक एक टॉपिक को डीईसी का जो है उसको पूरा करते जा रहे हैं, और अगर हम एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन को पूरा करते जाएंगे तो बहुत अल्प समय में हम लोग इतना कुछ पढ़ लेंगे कि हमारा जो परीक्षा का जो सिलेबस है या परीक्षा के अंदर आने वाले जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्रतिदिन अपने बुक्स को भी जरूर पढ़ें। आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। आपको जो नहीं समझ आता उस चीज़ को आप हमारे वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, या जो आप नहीं पढ़ पाए उसे आप वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। वीडियोस आपके लिए हम लोग तभी लेके आते हैं जब हमें कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ बच्चों को समझाने वाली है, ये चीज़ बच्चों के भविष्य में काम आने वाली है। ये जो टॉपिक है ये बच्चे जटिलता होने की वजह से समझ नहीं पाएंगे, उसे किसी ऐसे ले में किसी ऐसे रूप में आपको समझाया जाए जो आसानी से आपको समझ आ जाए। हमने पिछले क्रम में जैसे बताया कि पीछे आईसीडीएस का हमने टॉपिक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित जो कार्यक्रम है। आईसीडीएस जैसे मैंने कहा कि पहले भी आपको बता दिया है, स्वास्थ्य के संबंधी काम करता है, पोषण के संबंधी काम करता है, टीकाकरण संबंधी काम करता है, यानी अलग अलग काम को करता रहता है। अलग अलग सेक्टर में आईसीडीएस जो है अपनी सेवाएं देता है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण के अंतर्गत या स्वास्थ्य के अंतर्गत उसमें कुछ कार्यक्रम जो संचालित होते हैं भारत सरकार के द्वारा, या केंद्र आप यूँ मान लीजिए राज्य सरकार के द्वारा, या आप ये मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा और भारत देश मिलकर के जो कार्यक्रम चलाते हैं वो उन सबको आईसीडीएस भी अपनी सेवाएं देते हैं। उन सबको पूर्ण करने में आईसीडीएस का एक महत्वपूर्ण हाथ है। आज जो पढ़ रहे हैं वो है आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। यानी जो एनीमिया का जो रोग है ये आईसीडीएस कैसे इसको कंप्लीट करता है, इस रोग से हमें समाज को कैसे बचाता है, ये हम पढ़ेंगे। आईसीडीएस की इसमें के अंदर एनीमिया का जो नियंत्रण कार्यक्रम है इसमें आईसीडीएस की भूमिका क्या रहती है, ये किस प्रकार इसको कार्यक्रम को संचालित करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते वक्त हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे ताकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आपके दिमाग में रह सके, कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जिन्हें आप आसानी से समझ सकें। अगर हम जितना डीपली जाएंगे, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोगों को उतना ही याद रहता है। तो चलिए हम इसको जटिलता से सरलता की तरफ ले जाते हुए पढ़ते हैं। तो आप लोग देखिए कि ये क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक पीडीएफ फाइल साथ साथ में मेरे दिखाई देगी। ये पीडीएफ फाइल हम किस लिए लेके आते हैं, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें कि मैं वो जो बता रहा हूँ वो क्या है और आपको लिखा हुआ क्या मिले। लिखा हुआ जब आप देखेंगे और उसके साथ साथ मेरी बातों को समझेंगे, मेरे द्वारा किए गए एक्सप्लेन को समझेंगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए हम पाठ्यक्रम प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
जरूर प्रेस ताकि जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें या हम लाइव आपकी क्लासेस लें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले सकें। आज के पाठ्यक्रम में हम करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे ये लिखता है किसी भी देश के विकास का सूचक है। बिल्कुल है, अगर कहीं भी एनीमिया नहीं हो तो देश का विकास अच्छी तरह होता है। ये लिख क्या रहा है, हम वो पढ़ते हैं पहले। पोषण और सेहत किसी भी समाज की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहें तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। हम हाईलाइट करते हैं पोषण और सेहत किसी भी समाज की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ समाज ही एक शक्तिशाली और उत्पादक कार्यबल प्रदान करता है जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। बच्चों की सेहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। सही पोषण और बीमारियों से सुरक्षा के अभाव में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जिससे समाज की उत्पादकता और विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे लिखता है कुपोषण और बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बीमारियों से शरीर की पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर यह आवश्यकता पूरी नहीं होती तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यह चक्र बच्चों के विकास को प्रभावित करता है और उनके सीखने की क्षमता और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। फिर ये कहता है सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को प्रभावी पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने चाहिए जो पोषण की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए कई नीतियों का निर्माण भी आवश्यक है। समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना भी आवश्यक है। नियमित जांच, टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ और पोषित जनसंख्या ही किसी भी देश की असली प्रगति का पैमाना होती है। अगर हम इस टॉपिक को समझें, ये क्या रहा है, पोषण और सेहत किसी भी समाज की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ समाज ही एक शक्तिशाली और उत्पादक कार्यबल प्रदान करता है जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। बच्चों की सेहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश का भविष्य है। सही पोषण और बीमारियों से सुरक्षा के अभाव में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जिससे समाज की उत्पादकता और विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए हम इस पॉइंट को समझते हैं कि पहले ये पॉइंट क्या है। हमें इस पॉइंट को समझने से पहले ये चीज समझनी होगी कि कोई भी जो राष्ट्र होता है ना, कोई भी जो देश होता है, उसकी प्रगति तभी संभव हो सकती है जब उसके यहाँ निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सही हो, उसका पोषण स्तर सही। ये एक सच है। अगर एक स्वस्थ और पोषित समाज जो होता है अगर उपलब्ध हो, या यूं कहें कि एक स्वस्थ हो पोषित समाज जो होता है वो एक राष्ट्र के निर्माण में सशक्त जो है भागीदारी निभाता है, तो देश के विकास में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते रहते हैं। और अगर पोषण सही होगा तो वो स्वस्थ रूप से योगदान दे भी सकेंगे। विशेष रूप से जो बच्चों का स्वास्थ्य होता है और राष्ट्र जो होता है ना, देश, उसकी एक लंबी रणनीति का हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि यदि बच्चों का पोषण सही होगा, बच्चे अगर सही होंगे, स्वस्थ शरीर वाले होंगे, तो वो देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। इसलिए आगे का जो निर्माण होगा देश का, वो भी एक स्वस्थ रूप से हो जाए। उसके बाद अगर हम समझें कि बच्चे जो हैं उनके उज्जवल भविष्य भी जो है उसकी नींव भी स्वस्थ पोषण ही है। अगर वो पोषित होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उनका जीवन भी सशक्त होगा, ये भी हम जानते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि पर्याप्त जो पोषण है अगर बच्चों को मिलेगा तो उनका क्या होगा, संक्रमण से भी उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। इस प्रकार उनका जो शारीरिक और जो मानसिक रूप जो बाधित होने वाला होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अगर पोषण नहीं होगा तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होगा वो बाधित होगा। तो अगर उनको पोषण मिल जाए तो वो बाधित नहीं होगा। इससे क्या होता है कि उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नकारात्मक शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो देश में एक अहम भूमिका निभाएंगे आप स्तंभ के रूप में, जैसे मैंने पहले कहा। और कुपोषण जो है, इन्होंने जैसे बोला कुपोषण बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। वास्तव में बताऊं तो कुपोषण और संक्रमण जो है ना,
एक जटिल संबंध रखते हैं, दोनों ही एक जटिलता के साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण जो होता है वो शरीर की जो पोषण की आवश्यकताएं होती हैं, संक्रमण जो है वो शरीर की जो पोषण की आवश्यकताएं होती है उसको बढ़ा देगा। और जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होगा, जब शरीर कोई बीमारी से लड़ रहा होगा, तो उससे क्या होगा, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अधिक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। जब पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जब अधिक ऊर्जा की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा कि पोषण की आवश्यकता बढ़ जाएगी शरीर के अंदर। और ये जो बढ़ी हुई पोषण की आवश्यकता है ये सिर्फ पूरी नहीं होती, तो क्या होता है कि जो बीमारी के अंदर जो बीमार शरीर है उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। यूं समझिए कि जो व्यक्ति बीमार है, जो बच्चा बीमार है, यदि उसकी पोषण जो उसके शरीर को चाहिए वो आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। और अगर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी तो वो बीमारियों से क्या होगा, अधिक संवेदनशील हो जाएगा, बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील रहेगा शरीर। और अगर उसको कमजोरी महसूस होगी तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। अगर फिर संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा तो फिर ये जीवन भर ये चक्कर चलता रहेगा, कभी वो बीमार हो रहा है, कभी उसको पोषण की जरूरत पड़ रही है, फिर पोषण नहीं मिल रहा, फिर वो बीमार हो रहा है, फिर कोई उसको इंजेक्शनों या दवाइयों के माध्यम से उसका पोषण पूरा किया जाए। ये दुष्चक्कर जो होता है ना, ये चक्कर बन जाए। और अगर ये चक्कर बन जाएगा तो जीवन आपको पता है कैसी स्थिति से गुजरे। कई बार तो हालात ये हो जाती है कि पोषण के अभाव में एनीमिया जो है वो मृत्यु तक का कारण बन जाता है। ये हम नहीं कह सकते कि संक्रमण जो है एक मौत का कारण बनता है। मैं आपको सच बताता हूँ, संक्रमण जो होता है वो कहीं ना कहीं कुपोषण से बनता है, और कुपोषण जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमण का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे भूख नहीं लगती, वो अच्छा खाना नहीं खा पाता, तो उसको शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो वो संक्रमण के प्रति लड़ने की क्षमता उसकी घट जाती है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, कुछ खाएगा नहीं तो भाई जिएंगे कैसे। अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कुछ खाएगा तभी तो खड़ा होएगा। तो ये जरूरी है कि अगर संक्रमण हो जाए तो कुपोषण को घटाना पड़ता है, क्योंकि यदि कुपोषण हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा बीमारी से घिरते रहते। उदाहरण के तौर पर मान लेते कि एक बच्चा है जो कुपोषित है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वो आसानी से संक्रमण से बीमार हो जाएगा, संक्रमण का शिकार हो जाएगा, और संक्रमण से लड़ने के लिए उसको अधिक पोषक तत्वों की फिर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि कुपोषण के कारण उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी तो बच्चा और शरीर से कमजोर हो जाएगा, बीमारी की वजह से और कमजोर हो जाएगा और संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। फिर उसको पुनः संक्रमण बढ़ने की स्थिति आ जाएगी और वो बच्चा लगातार बीमार होता रहेगा। ये परिस्थिति हो जाती है संक्रमण। यदि यह चक्र जो है ना धीरे गति से चले, अगर मैं कहूँ ये जो संक्रमण वाला कुपोषण वाला चक्र जो धीरे गति से चले तो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर देता है। कुपोषण लगातार संक्रमण करेगा, कुपोषण की वजह से लगातार वो संक्रमण से प्रभावित होगा, संक्रमण से प्रभावित होगा तो उसका शारीरिक विकास रुक जाएगा बच्चे का, वो कमजोर हो जाएंगे, वो दुर्बल हो जाएंगे, उनके मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा, मस्तिष्क का विकास प्रभावित होगा तो उनके सीखने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, वे मानसिक रूप से समाज से पिछड़ जाएंगे, अन्य बच्चों से मानसिक रूप से पिछड़ जाएंगे। अगर मानसिक रूप से वो पिछड़ जाएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे और न ही भविष्य में वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा कमजोर रहेगी। तो कहीं न कहीं ये कुपोषण जो है ये संक्रमण और शारीरिक मानसिक सारे विकास को बाधित कर, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बाधित कर देता है, संक्रमण को बढ़ा देता है, शारीरिक विकास को बाधित कर देता है। इस प्रकार ये सारे के सारे शरीर का सत्यानाश करके रख देता है। इसलिए इस चीज को बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी देश की अगर उन्नति करवानी है तो आवश्यक है कि ये वहाँ की सरकार को ये देखना चाहिए कि समाज के सारे बच्चे या सारे नागरिक स्वस्थ हों, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, बच्चों को पर्याप्त संतुलित आहार देना चाहिए ताकि उनका पोषण हो सके, उनका जो टीकाकरण है वो करवाना चाहिए, उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए सरकार को, उसके लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए सरकार को, कुपोषण और संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए सरकार को, कोई न कोई ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे लोग जागरूक हों,
लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्वस्थ खाना है, स्वस्थ जगह पे रहना है, अच्छा पहनना है, बीमारियों के प्रति लड़ना है तो आपको योगा करने हैं या आपको प्रतिदिन घूमना है, रोजाना आपको व्यायाम करने हैं, इस टाइप की कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर जो हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो भारत में पहले सुलभता के साथ नहीं मिलती थी, लेकिन अब सुलभता के साथ मिल जाती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को और जो हमारी सेवाएं हैं उनको सस्ता बनाना चाहिए ताकि गरीब और वंचित परिवारों के बच्चे भी उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें। क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि हॉस्पिटल दूर दूर है या चिकित्सा जो है वो सुलभता के साथ नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हुआ जा सकता, उनको चिकित्सा सेवा समय पे नहीं मिल सकती कुपोषित बच्चे को या कुपोषित व्यक्ति को, तो जिसकी वजह से उनके जीवन पर खतरा आ सकता। अंत में मैं यही कहूँगा कि किसी भी देश व्यक्ति का जो मार्ग होता है ना, अगर हम बात करें तो नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण से होकर ही वो रास्ता गुजरता है। एक स्वस्थ और अगर पोषित समाज होगा तो वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता। बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए ताकि वे देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान दे सके। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये के बाद ये क्या कहता है पीडीएफ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका। यहाँ पे हम लोग ये देखिए, आजादी के बाद भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया क्योंकि आजादी के समय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब थी, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों। ये जो कह रहे हैं हम उसको पहले समझते हैं फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कहता है, दोबारा देखिए, आजादी के बाद भारत ने सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया क्योंकि आजादी के समय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब थी, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जो विकास हुआ वो क्या कहता है, इस आईसीडीएस के अंतर्गत जो है कैसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ वो ये बता रहा है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईएचसीएस खोले हैं जो इलाज के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ाते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये भी आईसीडीएस का एक लक्ष्य था। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ट्रेंड दाइयां जो होती थी, जो यूं कहते हैं डिलीवरी का काम किया करती थी उस समय, आजकल नर्स होती है, पहले दाइयां हुआ करती। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ट्रेंड दाइयों की नियुक्तियां की गई जो सुरक्षित डिलीवरी और नवजात देखभाल सुनिश्चित करती। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नियमित चेकअप और टीकाकरण के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। तीसरा आईसीडीएस कहता है, या आईसीडीएस के अंतर्गत जो काम है वो ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान देते हुए विभिन्न कैंपेन के जरिए सफाई, पोषण और बीमारियों से बचाव के तरीके सिखाए गए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आया। बिल्कुल हम समझेंगे इस सभी को। तो ये कहता है, सरकारी और गैर सरकारी प्रयास जो है आईसीडीएस के अंतर्गत रखे गए। सरकार के साथ कई गैर सरकारी संगठन जिनको हम एनजीओ कहते हैं भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में योगदान कर रहे हैं जिससे उनकी गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हुआ है। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और इस चीज को सारे को समझेंगे। जहाँ से ये लिखा है ना प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका, ये आपने जो देखा है हम इसको समझते हैं। पहले आजादी के बाद ये कहता है कि भारत में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो बिल्कुल ही कमजोर थी। उस समय आजादी के बाद हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और हमने बहुत कोशिश भी की है इनमें सुधार करने की। आजादी से पहले या यूं कहें आजादी के मिलते ही हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां थी जिनका भारत को सामना करना पड़ा था। इसमें से सबसे बड़ी थी कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर आसपास के गांव, क्योंकि गांव तक ये व्यवस्था जो थी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बुरी हालात में थी कि लोगों को इलाज ही नहीं मिल पाता था। आपने देखा होगा पुराने लोग कोई बीमारी होने पे टोने टोटके जैसे परिस्थितियों से गुजरते थे, वो सिर्फ उन्हीं पे विश्वास करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो थी वास्तव में डगमग थी हमारी उस समय।
इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने का फैसला किया था। इस कदम में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसी स्वास्थ्य सेवा ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई थी। आजादी के समय जो भारत की स्वास्थ्य कार्य प्रणाली जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर थी, वो क्यों थी? क्योंकि संसाधन भी हमारे पास कम थे उस समय, प्रशिक्षित हमारे पास स्टाफ भी कम था, और गांव जो थे वहां तक भी पहुंच नहीं थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की पहुंच के पीछे कहीं ना कहीं वहां तक हमारे साधनों की पहुंच होना भी जरूरी था। और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच गांव में नहीं होने की वजह से क्या हुआ करता था कि शिशु की मृत्यु दर और जो मातृ मृत्यु दर है वो भी बहुत ज्यादा थी। बीमारियां होना आम बात थी, तो लोग बुनियादी इलाज को भी उस समय तरसते रहते। इस स्थिति में सरकार ने ये देखा कि हमें अगर इन लोगों को बचाना है, इन बीमारियों से हमें बचना है, जनता को बचाना है, एक सशक्त भारत बनाना है, तो हमें स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना पड़ेगा लोगों तक, हर व्यक्ति तक इस स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए फिर उन्होंने एक योजना बनाई जिसे ICDS में रखा गया। तो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वहां जो थे हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC जो है हमारे गांव में, वो खोले गए। इन केंद्रों का मकसद तो ये नहीं था कि बीमारियों का इलाज करना है, बल्कि इनका मकसद ये भी था कि बीमारियों का इलाज करते करते ये लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, उनको स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा प्रदान करें। यहाँ जितने भी डॉक्टर रखे गए, जितनी भी नर्सें रखी गई, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे PSC में रखे गए, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो ऐसी हुई थी कि वो ट्रेंड हो और लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सके। सरकार ने उस समय माँ और बच्चे की सेहत को सुधारने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए थे, जो आज तक चलते आ रहे हैं। वो कदम उन्हें जो स्कीमें चलाई उस समय से, वो भी आज तक चलती आ रही हैं। जैसे उस समय इन्होंने PDF में हमने पढ़ा कि प्रशिक्षित दाइयों हुआ नहीं करती थी गांव में, तो फिर उनकी नियुक्तियां की गई कि ताकि घर पे ही महिलाएं जो डिलीवरी ना करें, जिसकी वजह से मृत्यु दर घटे। शिशु की मृत्यु दर है गलती की वजह से होती थी, मातृ मृत्यु दर है ये जो घट सके, इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया दाइयों को। फिर उनकी नियुक्तियां करी। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की स्कीम लाए, उनके टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए, ताकि ये प्रयास रहा सरकार का कि मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूक अभियानों के द्वारा लोगों को ये समझाया गया कि स्वच्छता और सही खान पान पर जोर दो। गांव में सकारात्मक बदलाव आया और उसकी वजह से धीरे धीरे करते हुए इन बीमारियों से लड़ने के लिए लोग भी तैयार हुए, अपना स्वस्थ शरीर रखने लगे। इसका बड़ा फायदा हुआ। सरकार ने ये भी प्रयास किए कि हम जो स्कीमें चला रहे हैं, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे वहां तक जनता पहुंच सकती है, लोग पहुंच सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ संगठन बनाए जिन्हें हम गैर सरकारी संगठन या NGO कहते हैं, उनको साथ में लिया, उनको साथ में मिलाया आपने, और उनके माध्यम से गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कष्ट किया, मतलब पहुंचाने की कोशिश की, ताकि जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित समुदाय है उन तक ये सेवा पहुंच सके और वो अपना स्वस्थ जीवन जी सके। ये कोशिश की। आजादी के बाद भारत सरकार ने प्राथमिक जो ये स्वास्थ्य सेवाएं थी, वास्तव में चुनौतियां होते हुए भी सरकार ने ऐसे प्रयास किए थे कि उनमें धीरे धीरे सुधार आता ही गया। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी पूर्णतः सुधार है, अभी भी कई गांव हैं, कई दूर दराज के इलाके हैं जहां अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती, परंतु फिर भी सरकार का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वहां भी ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिल सके और अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। भविष्य में टेलीमेडिसिन है, चाहे मोबाइल्स के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा उनको सुविधा देना है, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल करना है, इस टाइप की कोई न कोई सेवाएं सुलभता के साथ उनको प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना इलाज करवा सके, वो भी बीमारियों के लड़ने के प्रति जागरूक हो सके, छोटी छोटी बीमारियों में वो अपने संक्रमण से बचाव कर ले, ताकि आज भी जो मृत्यु दर है उसको भी कम कर सके। इसलिए स्वास्थ्य सेवा को अगर असरदार बनाना है तो हमें बहुत ध्यान देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। हमें हमारे स्वास्थ्य शरीर के प्रति देना होगा, हमारे आज परिवार के प्रति देना होगा, हमारे स्वास्थ्य समाज के प्रति देना होगा,
और सरकार को पूर्णतः देश के प्रति देखना होगा कि जनता यहाँ स्वस्थ रह सके। इसी का तो राजस्थान में जो स्कीम चली, जिसे हम लोग दवाइयाँ हमें फ्री मिलती हैं, मेडिसिन के साथ साथ हमें चिकित्सा फ्री मिलती है, ये किस लिए किया गया? इसलिए किया गया ताकि जनता जो है या जो प्रत्येक जन है वो शारीरिक रूप से विकसित हो, मानसिक रूप से विकसित हो। अगर शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होगा तो अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छे राज्य का निर्माण। आखिर में फिर मैं यही कहूंगा इस आपको समझाते हुए कि आजादी के बाद जो सेवाएं थी स्वास्थ्य की, तो बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत ज्यादा सार्थक निवेश भी किया गया है इसके अंदर, और देश को एक स्वस्थ परिदृश्य भी प्रदान किया गया है ताकि लोग यहाँ स्वस्थ रह सकें। लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर भी बनाया गया है, और यह सफर निरंतर जारी है। हमें मिलकर के एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जहाँ हर नागरिक स्वस्थ हो, जहाँ खुशहाली से जीवन जी सके। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कहता है हम वो पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, भारत में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम। भारत में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम। पहला आपको बता दूं, हम आईसीडीएस के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम पढ़ेंगे, और ये कार्यक्रम एक नहीं है, लगभग 6-7 कार्यक्रम होंगे जिन्हें हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे। और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सेकंड बुक्स के भी आधे से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन्हें आप कंप्लीट कर चुके होंगे इसी के अंतर्गत। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक वहां आपको सेकंड बुक में भी मिलेंगे आपके। तो जब सेकंड बुक में सिलेबस है, जब हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं तो हम वहां इसको डीपली न चल करके शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला जो कार्यक्रम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय पोषण संबंधित एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम एनीमिया आप सब जानते हैं, शरीर का कमजोर होना। ये कहता है जी, भारत सरकार ने 1970 के दशक में अहम प्रोग्राम की शुरुआत की। बिल्कुल, जो देश में सेहत और पोषण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य खास तौर पर प्रजनन आयु की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में एनीमिया की दर को कम करना है। एनीमिया जो खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या हीमोग्लोबिन के लेवल में गिरावट की वजह से होता है, भारत में एक गंभीर हेल्थ इश्यू है। यह खासकर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे उनके विकास और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ये कहता है जी, 1970 का जो दशक था उसमें भारत सरकार ने इसको शुरू किया। ये जो एक कार्यक्रम है, ये भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम उस समय मैंने जैसे आपको बताया, गर्भवती महिलाओं और बच्चे जो थी, या मृत्यु दर जो थी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर वो बहुत ज्यादा थी। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का ज्यादा होने का कारण जो था वो भी एनीमिया था, क्योंकि वो शरीर उनको पूर्णतः पोषण नहीं मिलता था, वो पोषण के प्रति जागरूक नहीं होते थे, तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि उन्हें किस प्रकार का शरीर को उनके किस प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता है शरीर को, तो वो जो मिलता वो खा लेते थे। और साधारणतः उस समय भी नहीं, आज भी कहता हूँ, हम लोग एक ही प्रकार का भोजन करते रहते हैं घरों में, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि वो उस समय भी उनको पूर्णतः पोषण नहीं मिलता था, वो परिवर्तन तो होता ही नहीं था खाने में। सब्जी रोटी चल रही है तो सब्जी रोटी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो जब शरीर को एक ही तरीके से खाना देते रहोगे तो क्या होगा कि उसका पोषण जो शरीर को चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, और उस पोषण की वजह से शिशु दर और मृत्यु दर ज्यादा थी। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया, ये उस बीमारी को, उस एनीमिया रोग को खत्म करने के मकसद से ही चलाया गया। तो ये कार्यक्रम वास्तव में आप यूं कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ था सरकार के लिए। इस कार्यक्रम के बाद मृत्यु दर जो थी वो बहुत कम हो गई थी। इस कार्यक्रम का प्रथम लक्ष्य ये रखा गया था कि जो महिलाएं डिलीवरी पर हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, या ऐसे मान लें कि शिशु के बाद भी
शिशु के जन्म देने के बाद भी उन महिलाओं में खून की कमी है, या बच्चे जो हैं वो एनीमिया से व्यापक रूप से प्रभावित है, उसको उनको स्वस्थ शरीर प्रदान किया जा सके और स्वस्थ शरीर को प्रदान करने के लिए उनका पोषण उनको प्रदान किया जा सके। ये कार्यक्रम इसलिए संचालित हुआ। एनीमिया हकीकत में होता क्या है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर में कम हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है कि एक महिला के अंदर इतना होना चाहिए और एक जेंट्स के अंदर इतना होना चाहिए, वो स्तर जो है अगर कम हो जाता है तो हम उसको एनीमिया के रोग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो 2-3 ग्राम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन कई बार ये स्थिति आ जाती है कि आप लोग देखते हैं कि डिलीवरी के समय आज भी डॉक्टर्स महिला को ब्लड चढ़ाने का बोल देते हैं कि पहले खून चढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों चढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि पोषण की वजह से उसके हीमोग्लोबिन का स्तर कम हुआ और हीमोग्लोबिन के स्तर की कम होने की वजह से वो एनीमिया बीमारी से प्रभावित है, और एनीमिया बीमारी से प्रभावित होने पर डिलीवरी के समय मृत्यु होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एक बहुत बड़ा समस्या है, गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, और विशेष रूप से ये जो एनीमिया है ना, ये महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जिसकी अगर ये महिलाएं और बच्चे इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं तो उनका विकास ही रुक जाता है, संज्ञानात्मक क्षमता रुक जाती है, उनका समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको सिर्फ दवाइयां दे दी जाए, बल्कि उनको सप्लीमेंट प्रदान किए जाए, उनके पोषण में सुधार किया जाए, उनके खाने में कुछ विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए, कुछ विविध प्रकार का खाना उनको उपलब्ध करवाया जाए, उनको स्वास्थ्य शिक्षा देकर के उनको एनीमिया से निपटना सिखाया जाए। ये चीज के अंदर बहुत बड़ी और व्यापक रूप से जो है ये कार्यक्रम इसी के ऊपर केंद्रित। फिर ये आप पीडीएफ की तरफ देखिए, उद्देश्य क्या कहता है, महिलाओं और बच्चों में, इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया कम करना। प्रोग्राम का लक्ष्य, पहला क्या लक्ष्य है, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया कम करना। प्रोग्राम का लक्ष्य पोषण और आयरन की कमी से जूझ रही महिलाओं और बच्चों में एनीमिया घटाना है, खासकर प्रेगनेंसी और शुरुआती जीवन। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि महिलाएं जो है और जो बच्चे हैं उनके अंदर एनीमिया को कम करना इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम। तो इसका मेन मकसद यही था कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो एनीमिया से अगर पीड़ित है तो उनको सप्लीमेंट दे करके तो बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता उसको बढ़ाया जाए। और पहली कोशिश तो यही की जाए कि उनको एनीमिया की दर घटा दी जाए, कि उनको एनीमिया हो ही क्यों, उसके लिए उनको शुरू से ही ऐसे कुछ सप्लीमेंट दिए जाए, कोई ऐसी खास करके पोषण की कमी जो है वो दूर की जाए, उनके शरीर में आयरन की कमी दूर की जाए, तो एनीमिया घट जाएगा। और अगर एनीमिया घट जाता है तो फिर कोई बर्डन वाली बात नहीं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चों को दूध पिलाते समय जो महिलाएं हैं दूध पिला रही हैं, तो उनके अंदर पोषण की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं उनको सही पोषण की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें पोषण नहीं मिलेगा तो वो एनीमिया से प्रभावित हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पीडीएफ की तरफ देखिए। आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना, दूसरा उद्देश्य इसका, प्रजनन आयु की महिलाओं और बच्चों को नियमित आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिए जाते हैं जो खून बनाने और एनीमिया कम करने में मदद करते हैं, विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। अब इसको समझ लेते हैं कि आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट क्या होते हैं, कि ये शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट होते हैं, और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा करके ही हम एनीमिया से बाहर आ सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत ही जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं छोटी आयु के, उनको नियमित रूप से आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। वो आजकल आंगनबाड़ी पे भी दिए जाते हैं, पीएचसी में भी दिए जाते हैं, हॉस्पिटल में भी दे दिए जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये शरीर में खून बढ़ाने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है और एनीमिया का जो खतरा है उसको कम कर देती है। खास करके प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनके लिए सप्लीमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि ये उनकी सेहत के साथ साथ उनका जो बेबी का जो विकास हो रहा है गर्भ में उसके लिए भी बहुत फायदेमंद। तो ये एक इनसाइट
आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देने के पीछे लक्ष्य रहा था। उसके बाद पीडीएफ में देखिए तीसरा क्या कहता है, आहार में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करना। आहार में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करना, लोगों को आयरन युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, दालें, नट्स और अनाज शामिल करने और विटामिन सी से आयरन सोखने में मदद करने के बारे में जागरूक किया जाता है। अब इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, ये समझना भी जरूरी है। फिल्म क्या है कि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि खाना जो हम लोगों का है, नियमित जो खाना होता है वो एक ही प्रकार का रहता है, हम लोग खाने में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो जरूरी है कि अगर आप अपने शरीर को पोषण देना चाहते हैं तो खाने में परिवर्तन हो। एक प्रकार की सब्जी नहीं होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों का यूज करना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार की दालों का यूज करना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के सलाद का यूज करना चाहिए। हम क्यों करते हैं? ताकि शरीर को पोषण मिलता रहे। जो शरीर को जिस मिनरल्स की, जिस विटामिन की, जिस प्रोटीन की जरूरत है वो हमारे शरीर को मिले तो हमारे शरीर का पोषण ढंग से हो जाएगा। आहार में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करने के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को बड़ा जागरूक भी किया। इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ये रखा गया था कि लोगों को जागरूक करना है, कि उन्हें बताना है कि कैसे आप लोगों को खाना खाना है, किन किन चीजों का ज्यादा यूज करना है, आपको खाने में इन चीजों को भरपूर रूप से शामिल करना है। जैसे हरी सब्जियां हुई वो आपको खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, आपको मोटा अनाज खाना चाहिए, ये चीजें भी उनको समझाएगी। साथ में उनको ये भी बताया जाता था कि विटामिन सी की अगर ज्यादा चीजें खाएंगे तो शरीर में जो आयरन है शरीर के अंदर उसको अच्छे से सोखने में मदद मिलेगी। यानी अगर आप ये मान के चलिए कि आपको शरीर में आयरन बढ़ाना तो विटामिन सी को लेना पड़ेगा। अगर विटामिन सी आप साथ में लेते हैं तो आपके जो शरीर में आयरन ग्रहण करने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी सरकार ने उसको बताया। पीडीएफ में चलिए, एनीमिया से पीड़ित लोगों की पहचान और इलाज के बारे में ये लिख रहा है। एनीमिया से पीड़ित लोगों की पहचान और इलाज, हेल्थ वर्कर्स एनीमिया के लक्षण पहचान कर सही इलाज देते हैं। नियमित हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग के समय पर मेडिकल चेक आदत सुनिश्चित की जाती है। ये इस आईसीडीएस के इस प्रोग्राम जो एनीमिया है इसको रोकने की जो रोकथाम का जो कार्यक्रम है उसके अंदर लक्ष्य रखा गया। तो हम इस चीज को समझते हो थोड़ा सा वैसे ही आप लोग, ज्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है ये, कि एनीमिया में की जो पहचान करना जरूरी था। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या था, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर को या जो नर्स थी, जो थी, जो कंपाउंडर थे, उनको ये स्पेशल ऑर्डर रखेंगे कि आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है तो एनीमिया से पीड़ित है, उन पर के खास करके आपको गौर करना है और उन लोगों का सही से इलाज। क्यों? क्योंकि यदि उन लोगों को सही समय पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवा देंगे हम लोग, सरकार ने माना कि अगर हम लोग ये सुविधा उनको उपलब्ध करवा देंगे, मेडिकल सुविधा उनको समय से मिल जाएगी, तो एनीमिया के कारण जो उनको संक्रमण होने की संभावना है वो घट जाएगी। और ये चीज जरूरी भी है क्योंकि एनीमिया को छुपा करके आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम खुद कहते हैं कि एनीमिया को यदि आप छुपा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने शरीर को बीमारियों की तरफ धकेल। इसलिए जरूरी है कि एनीमिया अगर महसूस हो, शरीर में किसी भी रूप से कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर को चेक करवाना जरूरी। और एनीमिया कब होता है? जब आप स्वस्थ खाना नहीं, आप गए कभी कोई चटपटा खा लिया, कभी बाजार गए कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ये आपकी सबसे बड़ी एनीमिया का कारण। एक चीज और बता दो, कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीर हष्ट पुष्ट रहना यानी मोटा होना, हष्ट पुष्ट का मतलब ये नहीं है, हष्ट पुष्ट अलग चीज है, क्षमा कीजिएगा, शरीर का मोटा होना एनीमिया नहीं दिखाता। कोई जरूरी नहीं है, आपके शरीर में वजन चाहे 90 केजी है फिर भी आप एनीमिया से पीड़ित हो सकते, और आपके शरीर का वजन 70 के 60 केजी है, 55 केजी है, फिर भी आप एनीमिया से पीड़ित नहीं हो सकते। शरीर की बनावट देख करके या शरीर का मोटा होकर ना देख करके ये नहीं समझा जा सकता कि एनीमिया नहीं हो सकता। ये खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद हम पीडीएफ की तरफ फिर ध्यान देते हैं तो क्या कहता है, ये लाभार्थी समूह की बात करता है कि लाभार्थी तो इस कार्यक्रम का लाभ किन किन को मिला। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा हमें इसको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बस आप एक बार पीडीएफ में पढ़ लीजिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
क्योंकि उनके शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं। सही पोषण, डॉक्टर की देखरेख और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। समय समय पर चेकअप और उचित आहार गर्भस्थ शिशु की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसव के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए सही जानकारी और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी हमारी जो एप्लीकेशन है या हमारी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर देखिए, आपको एक चीज और बताऊंगा इस पीडीएफ पॉइंट्स को क्लियर करने से पहले। एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो सिलेबस के क्रम में मिलेंगे, और यहाँ जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे उनका कोई क्रम नहीं होगा। और 24 आवर्स या 48 घंटे बाद या हो सकता है हम 10 दिन बाद हमारे उस वीडियो को हटा दें, फिर आपको यहाँ ये वीडियो नहीं मिलेंगे। हमारा लक्ष्य यही रहता है, इससे पहले वाले वीडियो भी जो हटाए हैं हमने यूट्यूब से, हमारा लक्ष्य यही रहता है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ एक बार समझा दिया जाए। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो यहाँ समझ लें, उसके बाद जो हमसे जुड़े हैं उनको हम सुविधा वहीं दे सकते, क्योंकि वहां अगर सुविधा हम देंगे तो आपके हर प्रश्न का जवाब भी हम वहां देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है पाठ्यक्रम के दौरान, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। वहां हम आपको डीईसी से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यहाँ यूट्यूब पर सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं, बाकी आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसने जो गर्भवती महिलाओं की बात करी थी लाभार्थी समूह में, तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक स्वस्थ और खुशहाल समाज, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि महिलाओं पर टिका है, बच्चों पर टिका है। गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो जीवन का हर चरण है वो उसकी अलग अलग जरूरतें होती हैं, और उन जरूरतों को, उन पोषण को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। तो गर्भवती महिलाएं जो होती है वो जीवन की शुरुआती दौर होता है, यानी एक शिशु का जीवन का शुरुआत होता है। तो गर्भावस्थ महिलाओं का जीवन जो है, एक आप यूं मान लीजिए महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा होता है, एक नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। उस समय उनके शरीर में बहुत से बदलाव भी होते हैं, तो उनको अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, उनको ध्यान ज्यादा देने की शरीर पे ज्यादा आवश्यकता होती है। और अगर गर्भवती महिलाओं की मैं बात कर भी लूं कि उनको किस प्रकार की, तो देखिए, पहली बात तो उनको सही पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सही पोषण प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी है। पौष्टिक भोजन जो है उसकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है उस समय में, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन आदि को शामिल किया जाना चाहिए। फोलिक एसिड गोलियां देनी चाहिए, आयरन की गोलियां देनी चाहिए, उनको सप्लीमेंट की जरूरत है वो देने चाहिए, विटामिन डी देना चाहिए। ये सभी पोषण के लिए जरूरी। फिर उनकी बात अगर इसी में करूं तो नियमित जांच भी जरूरी है, डॉक्टर को चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कई प्रकार की जटिलताएं हो जाती हैं। उनका पता समय पर लगाया जा सके, उनका इलाज किया जा सके, ताकि बीमारी से और मृत्यु दर से बचा जा सके, ये चीज भी जरूरी है। उसके अलावा उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। गर्भावस्था के दौरान तनाव और चिंता होना आम सी बात होती है एक लेडीज को, तो उससे बच्चे पर और उसके खुद के महिला के शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। महिलाओं को आराम करने, उनको पर्याप्त नींद लेने और उनको सकारात्मक रहने की सलाह देनी भी जरूरी होती है। ये उसको उस चिंता और अवसाद से बाहर निकलने में मदद करेगी, आपकी जो सलाह है। फिर प्रसव पूर्व जानकारी भी उनको होनी चाहिए। प्रसव के दौरान होने वाली जो जटिलताएं हैं, संभावित जटिलताएं, उनके बारे में उनको बताना चाहिए। उनको उससे बचने के उपाय भी बताने चाहिए। बचने के लिए जो कारगर साधन है, जैसे छोटा मोटा व्यायाम है, छोटे मोटे कार्य करना है, ठीक है, ये बताने चाहिए। फिर उनको संसाधनों तक की पहुंच होनी भी उनकी आवश्यक है, उसके बारे में भी उनको जानकारी देनी चाहिए। उनके अंदर प्रसव एक ऐसी अवस्था है जिसमें हकीकत में यूं कहें कि महिलाओं का दूसरा जीवन होता है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसे प्रसव काल के दौरान एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रही होती है जो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, उस कॉन्फिडेंस को भी विकसित करना होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी गर्भवती महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम के अंदर रखी जानी चाहिए, और रखी गई भी है और कुछ रखी भी जानी चाहिए, ये मेरा भी मान। उसके बाद ये कहता है, पीडीएफ देखिए, इसने देखिएगा, इसने ऊपर लाया लिखा लाभार्थी समूह, यानी लाभार्थी समूह का मतलब है जो इसके अंदर लाभ प्राप्त करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो किन किन को समूह, किस समूह को रखा गया। एक तो कौन सी थी? गर्भवती महिलाएं। दूसरी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया।
नई जो स्तन माताएं हैं और अपने बच्चों की सेहत पर ख्याल रखने के लिए विशेष सहायता की जरूरत होती है। स्तनपान बच्चे को सही पोषण देने का महत्वपूर्ण तरीका है, इसलिए माओ को सही डाइट और आराम मिलना चाहिए। उन्हें स्तनपान कराने के फायदों और चुनौतियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने प्रसव काल की बात करी, वैसे ये बात कह रहे हैं। क्या कहता है ये भी कि इस समूह के अंदर जो माताएं हैं उनको पहली बात तो इस बात का भी पता होना चाहिए कि स्तनपान का महत्व क्या है, ताकि वो बच्चे को स्तनपान कराए। ठीक है, पोषण क्या है, परंतु उनको महत्व भी समझाना होता है, क्योंकि माँ को अगर आप महत्व समझाएंगे तो बच्चे का भी तो पोषण होगा ना। ये चीज देखिए कि सरकार ये चाहती है कि पोषण हो, एनीमिया से बचे। अब माँ का पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के पोषण पे भी तो ध्यान देना है। तो बच्चे का पोषण अब ये तो नहीं कि उसको आप आहार दे देंगे खाने के लिए कुछ दूसरा, उसका तो आहार क्या होगा, माँ का स्तनपान ही है। तो माँ को भी स्तनपान का महत्व समझाना चाहिए कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, सर्वोत्तम आहार है ये उसके जो पोषक तत्व चाहिए बच्चे को, ये आपका दूध ही उस पोषक तत्वों को पहुंचाएगा उसके शरीर में। उसको कई बीमारियों से ये आपका दूध बचाएगा। तो आपको स्तनपान हर हाल में करवाना चाहिए। ये माँ को इसका महत्व बताना। सही डाइट और आराम जो है वो भी माँ को बताना है कि आपको सही आराम करना है, आपको सही डाइट रखनी है अपनी, क्योंकि स्तनपान आप करवा रही हैं। अगर आप स्तनपान कराएंगी तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप दूध बच्चे को पिला रही हैं और आपकी खुद की डाइट नहीं होगी तो आपके दूध में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और आपका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। आपको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, आपको आराम भी करना चाहिए। ये चीज माँ को समझानी होती है। स्तनपान के दौरान भी माँ को समझाना होता है कि कई बार चुनौतियां आ सकती हैं। जैसे हम बात करें निप्पल में दर्द है या दूध का कम उत्पादन है आपके शरीर में, इस टाइप की अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको तो लेनी चाहिए। इन समस्याओं के बारे में आपके डॉक्टर से, आप जो भी हैं, या आपकी जो फीमेल नर्स है, क्षमा कीजिए, फीमेल नर्स है, उससे सलाह लेनी चाहिए आपको। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। ये भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया कि माओ को ये चीजें पता होनी। तीसरा ये कहता है जी परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाएं। परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं को सही जानकारी और संसाधनों की जरूरत होती है। गर्भ निरोधक उपायों और मेडिकल सलाह के बारे में जागरूक रहना महिलाओं की और परिवार की भलाई के लिए लाभकारी। क्या कह रहा है, परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं को सही जानकारी और संसाधनों की जरूरत होती है। गर्भ निरोधक उपायों और मेडिकल सलाह के बारे में जागरूक रहना महिलाओं की और परिवार की भलाई के लिए लाभकारी है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने अगर ज्यादा बार आप बच्चे को जन्म देती हैं महिला, तो उसके शरीर के साथ भी एक ढंग से खिलवाड़ है, उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो परिवार नियोजन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और आईसीडीएस के इस कार्यक्रम में अगर एनीमिया से बचाना है किसी महिला को और बच्चों को तो उन्हें परिवार नियोजन के बारे में बताना। परिवार नियोजन, अगर बच्चों की संख्या कम रखी जाएगी तो माँ का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि माँ का शरीर स्वस्थ है तो बच्चों का शरीर स्वस्थ है। मान लिया 2 डिलीवरी के बाद 3, 4, 5 डिलीवरी हो रही है महिला की, तो बाकी जो बच्चों के वो कहीं ना कहीं एनीमिया से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि माँ भी तो एनीमिया से पीड़ित हो जाएगी। फिर अगर जितना छोटा परिवार होगा तो उतनी ज्यादा आप उनका खान पान सही ढंग से रख सकेंगे, बच्चों का, खुद का, सबका, तो पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा आपको मिल सकेगी, आप ग्रहण कर सकेंगे। अगर आपका परिवार बड़ा हो जाएगा तो आप उनको सभी चीजों की उपलब्धता नहीं करवा पाएंगे। तो ये चीज जो है, इसके लिए परिवार नियोजन अपनाना भी जरूरी है। और परिवार नियोजन जो महिलाएं हैं, अपनाने वाली जो महिलाएं हैं, उनको भी इसके अंदर लक्ष्य में, या आप यूं कर सकते हैं कि जो इन्होंने क्या कहते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत जो लाभार्थी समूह रखा था, उस लाभार्थी समूह में ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया गया था जो कि परिवार नियोजन अपनाने की इच्छुक है। परिवार नियोजन आप ये मान सकते हैं कि प्रजनन के साथ साथ स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। गर्भ निरोधक उपाय से, प्राकृतिक तरीकों और मेडिकल सलाह की बात करूं तो उससे विभिन्न प्रकार के जो भी परिवार नियोजन के विकल्प हैं उनके बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए, उनको सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप परिवार नियोजन अपनाएंगी तो आप अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगी, आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी।
ठीक है। तो इससे क्या है कि स्वास्थ्य माँ का भी सही रहेगा और परिवार का भी सही रहेगा, और दोनों की भलाई है, शिशु की और माँ की दोनों की भलाई है परिवार नियोजन। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनको भी लाभार्थी समूह में रखा गया। फिर शिशु और छोटे बच्चे 6 माह से 5 वर्ष तक, उनको भी इस परिवार नियोजन के अंतर्गत क्षमा कीजिएगा, इसके लाभार्थी समूह में रखा गया था। क्योंकि जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, आप पीडीएफ की तरफ ध्यान दे लीजिए पहले, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस उम्र के बच्चों के विकास के लिए सही पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है। सही आहार, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य चेकअप जरूरी है। खेल और शैक्षिक गतिविधियों से उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। छोटी सी बात है, जब कम उम्र के बच्चे होंगे तो उनका विकास बहुत ज्यादा तीव्र गति से होगा। अगर तीव्र गति से उनका विकास हो रहा है तो हमें उनको पोषण की आवश्यकता भी पड़ेगी, उनके शरीर को तो सही पोषण की जरूरत पड़ेगी। सही पोषण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको सप्लीमेंट दे सकते हैं, उनको भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं, उनको प्रतिदिन उनको मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में बता सकते हैं, उनको कौन सा पोषक तत्व किस अनाज से मिलेगा ये भी बता सकते हैं। ये चीजें सारी की सारी इसके अंतर्गत रखी गई। तो जो सही पोषण है वो भी बच्चे के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। फिर इसके अंदर ये इस समूह के बच्चों को रखा गया क्योंकि टीकाकरण भी इसीलिए आईसीडीएस के अंतर्गत रखा गया है, जो कि जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अगर बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई अगर बीमारी लगेगी तो कुपोषण बढ़ेगा। तो फिर अगर उनको बीमारियों से बचाना तो पहले ही स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है, तो वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। रेगुलर हेल्थ जांच जो है वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई है। शिक्षा और खेल जो है ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो, उसके उनका शारीरिक विकास हो, उसके उनकी एनर्जी का भरपूर प्रयोग किया जा सके, और जब वो एनर्जी का प्रयोग करेंगे तो शरीर में वेट घटेगा और उनको जो एनर्जी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए वो एनर्जी के लिए उनको बाहरी रूप से खाने से मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक चक्कर है, उस चक्कर को चलाया जा सके, ये भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया, ठीक है, ताकि एनीमिया को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगर बात करूं तो सुरक्षित वातावरण की, सुरक्षित वातावरण अगर होगा तो माता पिता और या यूं कहें कि केयर गिवर्स हैं, बच्चे का जो शिक्षा देने वाले हैं उनको ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि बच्चे को किसी भी परिस्थिति में जो 6 से 5 साल के हैं उनको स्वस्थ माहौल प्रदान किया जा सके और उनको सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। स्वस्थ माहौल होगा तो वो एनीमिया से बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। क्यों? अगर एनीमिया से बचते तो बीमारियों से बच जाएंगे, और अगर बीमारियों से बचते तो एनीमिया से बच जाएंगे। मैंने पहले ये बात समझा चुका हूँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ पे चलिए, और ये कहता है किशोर और किशोरियां 10 से 19 वर्ष टीनेज में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव होते हैं। इस उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और सामाजिक कौशल की जरूरत होती है। सही जानकारी देकर उन्हें सही फैसले लेने में सक्षम बनाना चाहिए। खेल, कला, अनेक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, इसको मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। एक बच्ची यौवनावस्था की तरफ आती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव होते, उसके शरीर में जब बदलाव होंगे तो कहीं ना कहीं उसके शरीर को किसी न किसी चीज अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो विटामिन की हो, चाहे वो किसी नहीं को प्रोटीन की हो, कहीं ना कहीं अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर में उस टाइम अलग अलग बदलाव होने शुरू हो जाते। अब उस बदलाव के साथ साथ क्या होता है कि महिलाएं जो है ना, यानी मैं क्षमा कीजिएगा, 12-13 साल की या 15 साल की जो लड़कियां हैं उनके अंतर्गत फिर कुछ डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि वो बदलाव ऐसे होते हैं कि उन्हें शारीरिक रूप से पीड़ित करते हैं, उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं। जब वो मानसिक रूप से पीड़ित होंगी तो कहीं ना कहीं वो चिंता या मानसिक स्वास्थ्य की उनके सामने समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो वहां पर उनको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो मानसिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो सपोर्ट माँ दे सकती है, परिवार में क्षमा कीजिएगा, दादी है, बहन है बड़ी, वो सपोर्ट दे सकते हैं। उसके अलावा भी सरकार ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में भी इसको रखा जाए, क्योंकि उस समय जो महिलाओं के जो शरीर में बदलाव होते हैं उन्हें पता नहीं होता अब हमें किस चीज की क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो
चीज भी उनको बताई जा सके ताकि वो एनीमिया से पीड़ित ना हो। मंथली सर्किल के दौरान महिलाओं के शरीर में एक बदलाव देखा जाता है, उन्हें कमजोरी महसूस होती है और वास्तविकता भी हो ब्लीडिंग के दौरान। तो ये जो परिस्थिति है उसको भी तो कंट्रोल किया जाना चाहिए। अतिरिक्त ब्लीडिंग के कारण हमें एनीमिया हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं इसको सरकार ने लक्ष्य रखा, उनका सामाजिक और कौशल हो, विकास हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उनको स्वस्थ शरीर प्रदान किया जा सके। इसलिए सरकार ने इसके अंदर, इस योजना के अंदर ऐसी महिलाओं को, बच्चियों को भी रखा जो 10 साल से लेकर के 19 साल तक की जो किशोरावस्था में है, ताकि उनका भी स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। अगर इस कार्यक्रम की वितरण प्रणाली की बात, वितरण प्रणाली होती है कि कैसे इसको धरातल पर उतारा गया। कोई भी जब प्रोग्राम चलाया जाता है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए जरूरी है कि उसका वितरण कैसे किया जाए, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जरूरी पोषण मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से गोलियां बांटते हैं और उनके फायदे बताते हैं। स्कूलों में टीचर और स्टाफ भी ये काम करते हैं। अब तो नहीं करते, पहले ये काम स्कूल में भी किया जाता था। आशा कार्यकर्ता और हेल्थ वर्कर्स इन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। वे हेल्थ अवेयरनेस फैलाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ कैंपस आयोजित करते हैं ताकि आम लोग आयरन फोलिक एसिड के फायदे समझ सकें। तीसरा यह पॉइंट कहता है, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक प्रोग्राम WIFS स्कूलों में किशोरों के लिए चलाया जाता है। इसमें छात्रों को नियमित खुराक दी जाती है और टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, जिससे छात्रों की सेहत और पढ़ाई में सुधार होता है या होता रहे। चलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम अपनी वीडियोस को कंप्लीट करते हैं, आगे हम चलेंगे। ICDS का ये जो प्रोग्राम था, कई बार क्षमा कीजिएगा, ये जो एनीमिया नियंत्रण का कार्यक्रम था, इसका जो वितरण प्रणाली सरकार ने रखी, उसका मकसद तो देखिए, इसका प्रोग्राम का ये था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो स्वास्थ्य स्टडी कर रहे हैं, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल तक है, उनका सही पोषण सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध थी और आज भी है। बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सरकार ने, जिसे मैंने पहले बताया। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू इस कार्यक्रम का ये था कि यदि हम इस कार्यक्रम को संचालित कर भी देंगे तो सरकार तो घर घर आकर के किसी को ये सुविधा देने से रही। सरकार किसी न किसी रूप से कोई न कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचे। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया और स्कूलों को इसका माध्यम बनाया। यहाँ पर बच्चों, आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं तक पहुंच हो जाएगी और स्कूलों से बच्चों तक भी, सभी बच्चों तक पहुंच हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों को माध्यम बनाया और इनके माध्यम से ही आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन की गोलियों का वितरण शुरू हुआ। और ये जो तरीका था ना सरकार का, इसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि महिलाओं तक भी पहुंच है और बच्चों तक भी अब हमारी पहुंच। अगर आंगनबाड़ी केंद्र की बात करूं तो वैसे भी आपको पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ये महत्वपूर्ण केंद्र होता है आंगनबाड़ी केंद्र, जहाँ पर माताओं को और बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग जानकारी दे दी जाती है। और इन आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी फोलिक एसिड की गोलियां, आयरन की गोलियों का वितरण किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है सिर्फ गोलियां नहीं देती, बल्कि इन गोलियों को से होने वाले फायदे को भी बताती है। वे आयरन की कमी वाली महिलाओं को, एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को पहचान करती हैं और फिर उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। उनका मेडिकल चेकअप के लिए भी उनको लेके जाती है। इस टाइप की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सेवाएं भी इस अंदर देती। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो था, आंगनबाड़ी जो केंद्र थे, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में इन्होंने यूज किया था इस कार्यक्रम। स्कूलों की बात करें तो बच्चों तक प्रभावी माध्यम था पहुंचने के लिए। इसके लिए उन्होंने शिक्षक जो थे, स्टाफ जो थे, उनको ट्रेंड किया कि किस टाइप से आपको एनीमिया वाले बच्चों को पहचानना है। उनको वहाँ आजकल आप देखते होंगे स्कूल में महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप करवाया जाता है सभी बच्चों का। फिर उनको इस एनीमिया से बचाने के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं, या अन्य कोई संक्रमण दिखता है तो उसका भी इलाज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया गया, हर बच्चे तक हम पहुंच कर सकते। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको क्या होता था, माताओं को और आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को, दोनों को टेक ओवर कर लेती थी। और जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उन्हें आंगनबाड़ी के अंदर अगर टेक ओवर नहीं कर सकते थे तो क्या होता था, स्कूल के अंदर उन बच्चों के ऊपर ध्यान रख लिया जाता था और उनको बच्चों को इस स्कीम तक ले जाया जाता था, स्कीम से जोड़ दिया जाता था।
ये होता था। उसके बाद इसने लिखा था आशा कार्यकर्मी से जो महिलाएं हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वो आप आंगनबाड़ी में समझ चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण प्रोग्राम, हाँ, ये जो प्रोग्राम है ये स्कूलों में चलाया जाता है। पहले तो हमारे वाले समय में तो चला करता था, वर्तमान में चलता है या नहीं चलता मुझे ध्यान नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन उस समय ये प्रोग्राम चलता था। ये प्रोग्राम वास्तव में क्या था, जो किशोर अवस्था में होते थे उन युवाओं के लिए, उन युवतियों के लिए डिजाइन किया गया था इस प्रोग्राम। और उनको मतलब आप ये मान लीजिए कि फोलिक एसिड महिलाओं को और आयरन की गोलियां तो वितरण की जाती थी ताकि उनको लाभ मिल सके, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें दी जाती थी। ये कार्यक्रम जो था ये वास्तविकता में इस चीज को नियंत्रित करता था कि कोई भी बच्चा छोटी सी किसी चीज की कमी की वजह से या आयरन या फोलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया से प्रभावित ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है, एक अगर किशोरावस्था में एनीमिया से पीड़ित होगा तो उसका जीवन जो है उस पर टिका हुआ है, उसकी सारी शिक्षा भी रुक जाएगी, उसका मानसिक अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है, उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। ये चीजें बहुत बड़ी हैं, जिन्हें हम आगे बहुत पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजों को आपको समझना। और WIFS का मकसद क्या होता था, ये तो मकसद हुआ करता था कि जो किशोर है उनको, युवा जो है उनको स्वस्थ सेवा दी जा सके, उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके, उनकी एकाग्रता में सुधार किया जा सके। क्योंकि अगर वो बेहतर स्वास्थ्य रहेंगे, बेहतर उनके पास स्वास्थ्य होगा तो क्या होगा कि उनकी पढ़ाई के प्रति भी एकाग्रता रहेगी, उनके अंदर ऊर्जा स्तर जो होगा उनका शरीर का वो भी बना रहेगा। क्योंकि आयरन की कमी से आलस्य होता है, आपको पता होगा, शरीर एक्टिव नहीं रहता, तो ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और एनीमिया से बचाव तो होगा ही होगा। तो ये चीज, चलिए ये आपकी PDF फाइल्स भी पूरी हो चुकी है। अब अगले पॉइंट्स में हम किसी और भी कार्यक्रम को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम के बारे में आपने नहीं जाना है अभी तक, इसके बारे में वो आपके सामने लेके आऊँ। फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।